वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट थर्ड की बात कर रहे थे और इसके अंदर हम आज की वीडियो में टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वायरसेस के अंदर। वो है रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस और कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन so आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कई स्टेप्स जो है इसमें 6 स्टेप्स टोटल मिला के दिए हुए हैं जिसके द्वारा वायरस जो है वो फुल्ली मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप है एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट, सेकंड है पेनिट्रेशन, थर्ड है अनकोटिंग, फोर्थ है बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स, फिफ्थ है मैच्योरेशन या फिर असेंबली, सिक्स्थ है रिलीज। द फर्स्ट है अटैचमेंट। तो सबसे पहले वायरस जो है वो जो होस्ट सेल का जो सरफेस होता है उसके साथ में अटैच होता है आयनिक इंटरेक्शन के साथ में। और वायरस अटैचमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं और वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वायरसेस की, जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनसे अटैच होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन रिसेप्टर्स जो होते हैं वायरसेस के लिए वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और सेल्स वो सेल्स जिनके अंदर अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स नहीं होते हैं वो वायरस के लिए भी ससेप्टेबल नहीं होते हैं। उसके बाद में सेकंड है पेनिट्रेशन। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। और ये जो है वो डिफरेंट जो है ये स्टेप होता है एनवेलप्ड वायरसेस और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस के अंदर। नॉन एनवेलप्ड जो वायरसेस होते हैं वो सेल्स के अंदर एंटर करते हैं एंडोसाइटोसिस या फिर एनगल्फमेंट के थ्रू। और पेनिट्रेशन जो है वो होता है फ्यूजन, एंडोसाइटोसिस या फिर ट्रांसलोकेशन के द्वारा। तो पहला ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो पूरा नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करके। उसके बाद में दूसरा है फ्यूजन। तो फ्यूजन जो है वो एंडोसाइटोसिस होता है जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, जिसमें एनवेलप जो होता है जो कि एनवेलप होता है वायरसेस का वो फ्यूज करता है एंडोसोम की मेम्ब्रेन के साथ में और अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। उसके बाद में डायरेक्ट फ्यूजन है। डायरेक्ट फ्यूजन भी जो है वो विरियन एनवेलप का हो जाता है सरफेस मेम्ब्रेन के साथ में सेल के। और इससे ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज जो होती है वायरसेस की उनके लिए जो है वो अलग होता है। उसके बाद में है थर्ड अनकोटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वायरस जो है वो अपनी आउटर लेयर और कैप्सिड जो है उसको हटा देता है, मतलब अनकोट हो जाता है, उसकी आउटर लेयर और कैप्सिड जो होता है वो हट जाता है वायरस से। उसके बाद में जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होती है वो अनकोटिंग में मेजर रोल प्ले करती है, मतलब इनके द्वारा अनकोटिंग जो है वो होती है। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स जो होती है मेनली पॉक्स वायरस में एग्जाम्पल है कि 2 स्टेप्स जो है वो होता है प्रोसेस का। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो आउटर कोटिंग जो होती है वो लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा जो है वो रिमूव की जाती है, जो कि प्रेजेंट होती है फेगोसाइटिक वैक्यूल में होस्ट सेल के। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो इंटरनल कोर होता है वायरस का जिसमें न्यूक्लिक एसिड और इंटरनल प्रोटीन होता है वो रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद में वो इफेक्ट होता है वायरल अनकोटिंग एंजाइम के द्वारा, इसलिए इसके बाद में डीएनए जो है वो रिलीज हो जाता है। इसके बाद में फोर्थ जो है प्रोसेस वो है बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर जो वायरल कंपोनेंट्स होते हैं उनका बायोसिंथेसिस हो जाता है। अब अनकोटिंग के बाद में सिंथेसिस होता है वायरल न्यूक्लिक एसिड का। तो ये जो है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में होता है और जो कि डिफरेंट फैमिलीज में अलग अलग होता है। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि अर्ली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब इसके अंदर इसके द्वारा इस प्रोसेस के द्वारा जो है प्रोटीन्स जो हैं वो डिराइव होते हैं, मोस्टली वो एंजाइम्स होती है जो कि वायरस रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद में वायरल न्यूक्लिक एसिड्स का जो है वो रेप्लिकेशन होता है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, लेट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब इससे जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद में है कि जो प्रोडक्शन साइट होती है न्यूक्लिक एसिड की वो भी जो है वो वायरसेस में अलग अलग होती है। और कई मोस्ट ऑफ द जो डीएनए वायरसेस होते हैं पॉक्स और हर्पीस को छोड़ के ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। और सारे जो आरएनए वायरसेस होते हैं ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं एक्सेप्ट ऑर्थोमैक्सो, बॉर्ना और रेट्रो, जो कि डिफरेंट स्टेजेस में रेप्लिकेशन की बाद में जो है न्यूक्लियस में भी चले जाते हैं सेल के लिए। इसके बाद में है
फिफ्थ मैचुरेशन या फिर असेंबली। इसके अंदर असेंबली होती है, सो जो सारे कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं मैच्योर विरियन को फॉर्मेशन के लिए, वो जो है वो असेंबल हो जाते हैं एक सेल की पर्टिकुलर साइट पे, और इस प्रोसेस के दौरान जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वायरस का वो फॉर्म हो जाता है। इसके बाद में ये जो है वो न्यूक्लियस में भी हो सकता है, जैसे हर्पीज या एडेनो में, या फिर साइटोप्लाज्म में भी ये प्रोसेस हो सकता है, पिकोमा या पॉक्स में। इसके बाद में है सिक्स्थ रिलीज। अब बैक्टीरियल वायरसेस जो है वो असेंबल हो गए, असेंबल होने के बाद में अब ये जो है वो रिलीज होते हैं उस सेल से। इसके बाद में तो ये बैक्टीरियल जो वायरसेस होते हैं वो जो है वो उनका रिलीज लाइसिस के द्वारा होता है इन्फेक्टेड बैक्टीरियम के। तो जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो बिना सेल लाइसिस के जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे मिक्सो वायरस। अब कुछ वायरसेस जैसे पोलियो जो है वो सेल लाइसिस कॉज करता है उनकी रिलीज के दौरान, और जो टाइम जो इनको लगता है पूरी सिंगल साइकिल करने में रेप्लिकेशन की, वो 15 से 30 घंटे होती है एनिमल वायरसेस के लिए। अब एक सिंगल इन्फेक्टेड सेल जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोजीनी वेरियंट्स को जो है वो रिलीज कर सकता है। अब नीचे जो है डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अटैचमेंट होता है वायरस का बैक्टीरियल सेल वॉल पे, इसके बाद में इसका जो है वो पेनिट्रेशन होता है। थर्ड है बायोसिंथेसिस, मतलब जो सारे जो वायरल के कंपोनेंट जो ज़रूरी होते हैं वो सारे इस प्रोसेस में जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद में फोर्थ है असेंबली। अब असेंबली में सारे जो मतलब मेन जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का, वो फॉर्म हो जाता है और ये असेंबल हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद में इनका फाइनली रिलीज हो जाता है और बाहर जो है वो रिलीज हो जाता है सेल के। इसके बाद में नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ वायरस। अब वायरसेस जो है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें हम कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए वायरसेस की। पहला है लेबोरेटरी एनिमल्स, सेकेंड है एम्ब्रियोनेटेड एग्स, थर्ड है टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट है लेबोरेटरी एनिमल्स। तो इसके अंदर हम लेबोरेटरी एनिमल्स जैसे माइस, गिनिया पिग, हैमस्टर और रैबिट्स जो है ये यूज़ कर सकते हैं हम वायरस के कल्टीवेशन के लिए। और जो सेलेक्टेड एनिमल्स होते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, मतलब कोई भी प्रकार की उसमें डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है कि हम इनोकुलेशन करते हैं इन एनिमल्स का। तो इनोकुलेशन के बाद मतलब वायरसेस जो है वो हम इसके अंदर इनोकुलेट करते हैं इन एनिमल्स के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, वायरस जो है वो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और डिजीज़ डेवलप करते हैं। और एनिमल्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है या फिर डेथ जो है वो सब ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद में एनिमल इनोकुलेशन जो है वो स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, वायरल पैथोजेनेसिस की और इम्यून रिस्पॉन्स की भी। इसके बाद में है कि माइस जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडली एम्प्लॉयड एनिमल्स है वायरोलॉजी में। इसके बाद में सेकेंड तरह की जो कल्टीवेशन होती है वायरस की वो है एम्ब्रियोनेटेड एग्स के अंदर। अब इसके अंदर इनोकुलेशन किया जाता है वायरस इसका एम्ब्रियोनेटेड एग्स में। अब गुड पास्चर एक साइंटिस्ट थे 1931 में, इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था एम्ब्रियोनेटेड हैंस का एग वायरस की कल्टीवेशन के लिए। अब वायरसेस जो है उनको इनोकुलेट किया जाता है चिक एम्ब्रियो में जो कि 7 से 12 डेज ओल्ड होता है। इसके अंदर जो फर्टाइल चिकन एग्स होते हैं उनको इंक्यूबेट करते हैं 5 से 12 दिन के लिए। उसके बाद में इनको इनोकुलेट किया जाता है शेल से एसेप्टिकली, मतलब इनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है वायरस एसेप्टिकली, और जो ओपनिंग होती है इसकी उसको फिर सील कर देते हैं पैराफिन वैक्स से। और जो एग होता है उसको हम इंक्यूबेट करते हैं 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और जितनी टाइम की उसमें रिक्वायर्ड होता है वायरस को ग्रोथ करने के लिए उतना जो है टाइम के लिए हम रखते हैं इंक्यूबेशन में। उसके बाद में वायरस जो है वो किल भी कर सकता है चिक एम्ब्रियो को, या फिर कोई वायरल एक्टिविटी भी जो है वो दिखा सकता है, जैसे पॉक्स का प्रोडक्शन कॉरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन पे, और हेमोग्लूटिनेटिंग एक्टिविटी हार्वेस्टेड एमनियोटिक और एलेंटोइक फ्लूइड में। अब ये जो इफेक्ट्स होते हैं वो वायरस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं कि कौन सा वायरस जो है वो इसमें प्रेजेंट है। अब एलेंटोइक जो कैविटी होती है उसके अंदर जब हम इनोकुलेशन करते हैं तो वो जो है वो हम इन्फ्लुएंजा और कुछ पैरामिक्सो वायरसेस का जो है वो यील्ड करता है अगर हम एलेंटोइक एक्टिविटी में इनोकुलेशन करते हैं इनका। और एमनियोटिक सैक में जो है इनोकुलेशन करते हैं हम इन्फ्लुएंजा वायरस का प्राइमरी आइसोलेशन करते हैं। उसके बाद में थर्ड है यॉर्क सैक इनोकुलेशन, वो यूज होता है
कुछ वायरसेस का कल्टीवेशन के लिए, जैसे क्लेमाइडी और रिकेट्स, मतलब जैसे जिस प्रकार की लोकेशन होती है उस प्रकार से जो है वो वायरसेस हम उसमें कल्टीवेशन करते हैं। जैसे एलेंटोइक कैविटी जो है, इसके अंदर जब हम इनोकुलेशन करते हैं तो इन्फ्लुएंजा और कुछ पैरामिक्सो वायरस जो है उनका हम कल्टीवेशन करते हैं। और अगर एमनियोटिक सैक जो है उसके अंदर जब हम इनोकुलेशन करते हैं तो हम इन वायरसेस का जो है वो करते हैं कल्टीवेशन, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके बाद में अगर हम यॉर्क सैक में इनोकुलेशन करते हैं तो क्लेमाइडी और रिकेट्सी जैसे वायरसेस का जो है वो कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद में है कि येलो फीवर और रेबीज जो है उनकी जो वैक्सीन्स होती है वो चिक एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होती है, और वैक्सीनिया और हर्पीज वायरसेस जो है वो कॉरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। अब नीचे डायग्राम से जो है वो हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि किस कैविटी में जब हम इनोकुलेट करते हैं तो कौन कौन से वायरस जो है वो कल्टीवेशन करते हैं। तो सबसे पहले अंदर है चिक एम्ब्रियो, जो कि येलो फीवर रेबीज जो है उसको इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद में इसके बाहर है एमनियोटिक कैविटी, इसके अंदर इन्फ्लुएंजा और पम्प्स वायरस जो है उनको इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद में बाहर है मतलब इसी के जुड़ी हुई होता है यॉर्क सैक, इसके अंदर हम करते हैं क्लेमाइडी और रिकेट्सी वायरस। उसके बाद में एलेंटोइक कैविटी, इसके अंदर एलेंटोइक कैविटी होती है। उसके बाद में है कॉर एलेंटोइक मेम्ब्रेन, और इस कॉर एलेंटोइक जो मेम्ब्रेन होती है इसमें स्मॉल पॉक्स, हर्पी सिम्प्लेक्स एंड वायरसेस का कल्टीवेशन होता है। उसके बाहर होता है एल्ब्यूमिन, शेल होती है और शेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में थर्ड जो है कल्टीवेशन का वायरसेस का मेथड वो है टिश्यू कल्चर। तो जो कल्टीवेशन होता है टिश्यू या फिर ऑर्गन का वायरसेस की ग्रोथ के लिए उसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और 3 टाइप्स के टिश्यू कल्चर जो है वो होते हैं ऑर्गन कल्चर्स, एक्सप्लांट कल्चर और थर्ड है सेल कल्चर। ऑर्गन कल्चर जो होते हैं ये मेनली हाईली स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स के लिए होते हैं, सर्टेन ऑर्गन्स के लिए। एग्जाम्पल है जैसे ट्रैकियल रिंग कल्चर जो है वो कोरोना वायरस के आइसोलेशन के लिए होता है। सेकेंड है एक्सप्लांट कल्चर, इसमें जो है फ्रेगमेंट्स जो होते हैं टिश्यू के उन्हें मतलब एक्सप्लांट की तरह हम ग्रो कर सकते हैं प्लाज्मा क्लॉट के अंदर, और ये जो मेथड है वो रेयरली यूज़ होता है। उसके बाद है सेल कल्चर, ये मोस्टली यूज कल्टीवेशन मतलब वायरसेस के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाने वाला जो है कल्चर होता है टिश्यू कल्चर का प्रोसेस। अब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सेल्स जो है वो इन विट्रो जो है ग्लास के अंदर ग्रो किए जाते हैं या फिर प्लास्टिक सरफेस पे ट्रीट किए जाते हैं सूटेबल ग्रोथ मीडियम में। सो गाइज ये थे रिप्रोडक्शन या फिर एप्लीकेशन वायरसेस के और कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। तो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।